अपन ने लास्ट क्लास में जितनी चीजें अपने पांडास को स्टार्ट किया था, और पांडास में देखा था कि पांडास एक्चुअल में है क्या। पांडास बेसिकली पाइथन में एक्सेल है। मतलब फॉर एग्जांपल जो भी अपन एक्सेल में इस्तेमाल किया है, वही चीज अगर आपको पाइथन में करना होता है तो पांडास का इस्तेमाल किया जाता है। पांडास जो काम करता है वो ऑन टॉप ऑफ नमपाई काम करता है। मतलब नमपाई में जितने भी अपन ने एरे वगैरह देखे थे, वही सब पांडास इंटरनली इस्तेमाल करता है, और उन्हीं में डेटा को स्टोर करके एज अ जितने भी शीट वगैरह अपन देखेंगे, जो इंटरनली डेटा स्टोर होता है वो नमपाई के एरेज में स्टोर करता है। पांडास में दो चीजें देखी थी अपन, एक सीरीज हो सकती है जो कि काइंड ऑफ एक सिंगल कॉलम को कहते हैं यहाँ पे। जब भी डेटा का एक सिंगल कॉलम होगा तो उसे सीरीज कहते हैं। और अगर एक पूरी शीट पे काम कर रहे हो आप, जिसमें रोज और कॉलम्स दोनों हैं, तो उसे यहाँ पे डेटा फ्रेम कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने सीरीज को देखा था कि सीरीज को बनाते कैसे हैं। इसके लिए पीडी डॉट सीरीज करके अपन एक फंक्शन को यूज करते हैं, और उसमें अपनी लिस्ट को टाइपकास्ट करते हैं, और वो वहां पे सीरीज को क्रिएट कर देता है। अभी यहाँ पे अपन ने लास्ट क्लास में सीरीज को क्रिएट करी थी, अभी अपन सीरीज के और मल्टीपल पैटर्न्स को देखते हैं कि और किस तरीके से सीरीज बनाई जा सकती है। लास्ट क्लास में अपन ने सीरीज बनाने के लिए सिर्फ एक सिंगल लिस्ट का इस्तेमाल किया था। ठीक है, उसमें जो भी डेटा था उसने वहां पे उसकी सीरीज क्रिएट कर दी थी, जैसे कि इस तरीके से। अपन ने पीडी डॉट सीरीज में एक लिस्ट पास करी, और जैसे उसको रन किया, वहां पे क्या आ गए, ये सारे अमाउंट्स आ गए। और बाय डिफॉल्ट इनमें जो इंडेक्सिंग आया है वो इस तरीके से आए, 0 1 2 3 4, जो पाइथन यूजुअली देता है। और इसी के नीचे जस्ट उसका डी टाइप भी बता देता है वो कि इंट 64 है। जो नेक्स्ट सीरीज अपन बना के देख रहे हैं वो एक डिक्शनरी के थ्रू बना के देखेंगे। और डिक्शनरी क्यों? क्योंकि डिक्शनरी में क्या होता है, यहाँ पे इंडेक्स की जगह की होती है, और फिर उसके बेसिस पे क्या होती है, वैल्यू होती है। डिक्शनरी में आप देखोगे कि यहाँ पे जो कीज हैं वो 0 1 2 3 करके नहीं होती, यहाँ पे हर एक की का एक नेम होता है। तो जब ऐसी डिक्शनरी का यूज करके अपन सीरीज बनाते हैं, तो सीरीज में भी जो इंडेक्स बनते हैं वो फिर ऑटोमेटिकली एक, उनमें ऑटोमेटिकली फिर जो इंडेक्स होते हैं उस पोजीशन पे आपकी कीज आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि 0 1 2 3 करके देता है पाइथन। बट जब उनको नेम का कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है कि हर एक की में एक अ, हर एक यहाँ पे की है हर एक डेटा के लिए, तो फिर वो इंडेक्स में उन की को रख देता है। तो जो रोहन है, उसके बेसिस पे जो उसकी वैल्यू स्टोर हुई वो 34 हुई है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट इंडेक्स नहीं बनाता, वो आपके खुद के दिए हुए इंडेक्स को रख देता है। अब इसमें जो इंडेक्सिंग है वो फिर 0 1 2 3 पे नहीं होगी सीरीज पे। अब ये जो सीरीज है, ये नेम इंडेक्सिंग की जाती है इस पे। नेम इंडेक्सिंग कैसे? जब इंडेक्स 0 1 2 3 की जगह नेम पे हो, तो अपन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे एज नाम की सीरीज है तो उसमें जीरो को यूज किया, तो अब देखो कि जीरो यहाँ पे है नहीं। हालांकि अब इस मेथड को डेप्रिकेट कर दिया। ज्यादा अच्छी मेथड है यहाँ पे ये वाली। ये जो एज नाम की सीरीज आपने बनाई उसमें कुणाल को फैच करना, तो फिर वो 74 दे देता है, वो 78। क्योंकि यहाँ पे जो कुणाल है उसकी सीरीज के अंदर क्या स्टोर है, 78। इसका भी अपन काम करेंगे तो मिलेगा भी। अभी अपन इस पर वर्क करना सीखेंगे, उसके बाद फिर जो डेटा रहेगा ना सीरीज, मतलब डेटा फ्रेम पे, उस पर हर एक सीरीज पे काम किस तरीके से किया जाएगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, ये वाला आ गया। जिस तरीके से अपन चीजों को चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे कुणाल के अंदर क्या है, 78। जैसे अपन डिक्शनरी में चेंजेस कर सकते हैं, अपन यहाँ पे भी सेम तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। जैसे एज में से कुणाल की वैल्यू को फेच करना है इस सीरीज में, और उसकी जगह पे क्या स्टोर कर देना, 44। तो अगर इसको रन करके अपन प्रिंट करेंगे तो जहाँ पे पहले 78 था, अब उस जगह पे क्या हो जाएगा, 44। तो इसका यूज किया जा सकता है चीजों को अपडेट करने के लिए।
अब इधर पे इंडेक्सिंग वाली सीरीज और नेम्स इंडेक्सिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जो नॉर्मल 0 से लेके 1 2 3 करके इंडेक्सिंग होती है, उसमें जब अपन इंडेक्स करते वक्त मान लो 1:5 लिखते हैं, तो अपने को एक्चुअल में क्या रिसीव होता है? अपने को 1 से लेके 4 तक के रिसीव होता है, 5 एक्सक्लूडेड रहता है। बट यही इंडेक्सिंग जब अपन नेम इंडेक्स पे करते हैं, तो ये कुछ भी चीज एक्सक्लूड नहीं करता, हर चीज को इंक्लूड पे रखता है। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है कुणाल से लेके मोहित तक का डेटा चाहिए, तो इस पूरी सीरीज में आप देख सकते हो कुणाल यहाँ से है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और मोहित यहाँ पे है। तो यहाँ पे यूजुअली पाइथन का नेचर ऐसा होता है कि मोहित को एक्सक्लूड कर देना और फिर यहाँ तक के लेके आना, तो कुणाल और कार्तिक का ही डेटा आता। बट यहाँ पे इस तरीके से काम नहीं करेगा। अगर इसको आप रन करोगे, तो वो दोनों चीज को इंक्लूड करता है। जैसे कुणाल से बोला था उसे स्टार्टिंग करने को, तो कुणाल से करी, और मोहित पे एंड करने को बोला था कि मोहित को भी एंड करा, और मोहित को भी इंक्लूड करा उसने। तो एक ये पॉइंट लिखना कि मतलब जब नॉर्मल इंडेक्सिंग होती है, जब अपन खुद से इंडेक्स नहीं देते हैं, तो वो एक्सक्लूड कर देता है एंडिंग को, और जब नेम इंडेक्स होते हैं तो एंडिंग इंक्लूडेड रहती है। ठीक है, इन सेल्स को रन करके देखो। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग वाले पार्ट। हाँ, इसके लिए पांडास को इंपोर्ट करना जरूरी रहेगा इतने पार्ट करने। क्या इंपोर्ट करते वक्त यूजुअली तो एरर नहीं आएगा, एरर के ऊपर है कि एरर क्या आ रहा है। अगर सबसे लास्ट लाइन रीड करके देखना, अगर उसने एरर ऐसा दिया कि नो मॉड्यूल नेम नमपाई, तो फिर आपको नमपाई को इंस्टॉल करना पड़ता है। यूजुअली तो पांडा इंस्टॉल करके देता है। हाँ, तो वो भी इंस्टॉल करके देता है नमपाई, सब बेस, ये बेसिक हैं सारे। हाँ, इस कोड को इंस्टॉल कर। हाँ, वहां पे कर सकते हो, नहीं तो इस इधर पे भी लिख सकते हो डायरेक्टली। इधर पे बस लिखना है पिप इंस्टॉल नमपाई, और फिर इसको रन कर देना। हो सकता है या तो नमपाई में आप स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कर रहे हो, या फिर नेम का नमपाई ऐसे कर दिया हो आपने, तो भी वो एरर देगा। हाँ, पांडा स्लिम सेम। आ गया इतना इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग तक। अब जो लास्ट में अपन ने फैंसी इंडेक्सिंग देखी थी, जैसे कि यहाँ पे अभी फिलहाल में जो एज है उसमें ये सब है। कुछ लोग 40 के हैं, कुछ लोग 40 के हैं, कुछ 30, कुछ 12 का डेटा भी है। तो अगर अपन ने इसमें इस तरीके से लिखा कि एज इज लेस देन 40, तो ये हर एक से जाके कंपेयर करेगा, और हर एक से कंपेयर करने के बाद आपको जो रिटर्न मिलेगा, वो आपको एक बूलियन एरे मिलता है कि कौन कौन ट्रू है और कौन कौन फॉल्स है।
तो जो लोग भी ट्रू थे वो सब लेस देन 40 के थे। और अगर उसको अपन इस तरीके से जैसे एरे को फिल्टर करते हैं, एज स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एज इज लेस देन 40, तो इस तरीके से अपन सीरीज को भी क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, क्योंकि यही चीज इसको नमपाई से मिली है। नमपाई में इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा। हाँ। हेलो। हाँ ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ये वाले आ गए कि सीरीज जो होती है, सीरीज सीरीज आपकी नंबर सीरीज भी हो सकती है और नेम सीरीज भी हो सकता है। इसमें इंडेक्सिंग नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है और नेम के फॉर्म में। अब जो सीरीज होती है उसके बेसिस पे अपन डिफरेंट उसके एट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये एट्रीब्यूट्स अपन ने बेसिकली नमपाई में देखे थे कि नमपाई में एक ARR ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सब अपन एट्रीब्यूट से चेक करते हैं। यहाँ पे अपने पास सीरीज जो है वो भी काइंड ऑफ पूरी एरे जैसी है, तो उसमें कई सारे जो अपन एट्रीब्यूट्स चेक करेंगे वो पूरे के पूरे नमपाई के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एज जो है अभी ये है, तो इसकी तीन चीजें तो अपने को डायरेक्टली सामने ही दिख जाती हैं, बट स्टिल अपन इनको सेपरेटली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये सारा जो पार्ट है ये सब इसके इंडेक्स हैं, ये वाली इसकी वैल्यूज कहलाती हैं, और ये इसका डेटा टाइप है। ठीक है, तीनों चीजें अपन जब एरे को मतलब सीरीज को प्रिंट करते हैं तो तीनों चीजें अपने को डायरेक्टली सामने दिख जाती हैं। बट अगर इनको सेपरेटली देखना है अपने को तो अपन क्या कर सकते हैं, एज डॉट इंडेक्स कर सकते हैं। इंडेक्स लिखते से उसके जो इंडेक्स हैं ये अपने को एज अ लिस्ट के फॉर्म में मिल जाता है। जैसे अपन इसे रन किया तो जो रोहन, कुणाल, कार्तिक और मोहित था, इन सबके नेम अपने को एज अ लिस्ट के फॉर्म में मिल जाता। ठीक है। अगर अपने को वैल्यूज को सेपरेटली देखना होता है, मतलब वैल्यूज की एक लिस्ट चाहिए अपने को, तो अपन एज डॉट वैल्यूज कर सकते हैं। इससे अपने को आप रिटर्न देखो क्या मिला है, अपने को एक एरे मिला है, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा नमपाई को प्रिंट करते वक्त मिलता है। ठीक है, तो ये दो से अपन क्या कर सकते हैं, इंडेक्स और वैल्यूज इन दोनों को सेपरेटली एक्सेस कर सकते हैं। आगे वाला डी टाइप से इसका डेटा टाइप चेक करा जा सकता है, जो कि यहाँ पे इंट 64 दिखा रहा है। शेप से ज्यादा तो यहाँ पे शेप का ज्यादा कोई काम है नहीं, क्योंकि ये जो सीरीज है सिंगल डायमेंशनल पे रहेगी। तो इसमें जो 5 दिखेगा, 5 दिखेगा कि नंबर ऑफ यहाँ पे वैल्यूज कितनी है, यहाँ पे 5। इसमें कोई कॉलम्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो यहाँ पे कोई कॉलम की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बस रो की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 5 रोज एंड 1 कॉलम रहेगा। साइज भी नमपाई से ही आया है, अगर इसका साइज सर्च करते हैं तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है वो बता देता है। एंडिम का ज्यादा कोई यहाँ पे यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक सीरीज हमेशा वन डायमेंशनल रहेगी, तो आपको एंडिम हमेशा 1 मिलने वाला है। और अभी इसका कोई नेम है नहीं, इसलिए अब इसका नेम में अपने को एम्प्टी मिलेगा। जब अपन डेटा फ्रेम पे काम करेंगे तब सीरीज का डॉट नेम करोगे तो नेम मिल जाएगा। तो ये सारे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो अपन चेक कर सकते हैं। हाँ, nth डायमेंशन ये चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इतना ही होता है। आगे वाले एट्रीब्यूट्स, हाँ एज डॉट के जो भी सीरीज का नेम रहेगा, वेरिएबल नेम, उसके बेसिस पे ही उस पर अप्लाई करते हैं सब। आगे इतने, इसके आगे देखें। इसके बाद एग्रीगेशन फंक्शन,
ये जो एग्रीगेशन फंक्शन यहाँ पे अपने को सीरीज पे मिलने वाला है, वो ना तो अपने को उतने नंपाई के एरे में मिले थे, ना उतने लिस्ट में, ना पाइथन में। यहाँ पे सीरीज में अपने को सारे जितने भी अपन एनालिसिस करेंगे वो सारे एनालिसिस के लिए अपने को एग्रीगेशन टाइप यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे इसको देखने के लिए सबसे पहले अपन यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अपन ने सेल्स नाम की एक सीरीज जनरेट करी, इसमें रेंडमली कुछ अमाउंट लिख दिए, ठीक है, 500 300 के आसपास, 100 900 कुछ भी। अब ये बेसिकली अपना डेटा है। अब इस डेटा पे अपन कितने टाइप के एग्रीगेशन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। एग्रीगेशन फंक्शंस क्या होते हैं यहाँ पे, सम मिन मैक्स एवरेज काउंट, एक सीरीज को इन डेप्थ एनालाइज करने के लिए जितने भी फंक्शंस हैं। तो सेल्स में आगे अगर डॉट सम लगाते हैं, इसी तरीके से एरे को भी सम किया जा सकता है, तो अपने को उसका टोटल मिल जाएगा, ठीक है। अगर मिन फंक्शन को लगाते हो तो मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेता हो। ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि पांडास जो है वो पूरी की पूरी नमपाई पे बनी है। मतलब पांडास के जितने भी ऑब्जेक्ट अपन इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंटरनली सब नमपाई हैं, नमपाई के एरेज हैं। हाँ, वो इंटरनली आपको ये np.int64 इसलिए दिख रहा है क्योंकि नमपाई, मतलब ये जो सीरीज है ये कुछ नहीं है, एरे ही है, बस अपने को एक नए फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, तो इसको करके देखो, जितने भी अपन एग्रीगेशन अप्लाई करेंगे। हो गया इतना, बन गया यार और सीरीज। ठीक है, सम, मिन और मैक्स। मैक्स अपने को सबसे हाईएस्ट वैल्यू बता देता है। यहाँ पे अपने को एवरेज ढूंढने के लिए डॉट मीन लगाना पड़ता है। मीन एरे में भी था, तो डॉट मीन से अपने को क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। अपन ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ते टाइम मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों चीज देखी है। तो यहाँ पे मीन भी निकाल सकते हो आप यहाँ पे मीडियन भी निकाल सकते हो, आप यहाँ पे मोड भी निकाल सकते हो। जैसे मोड यहाँ पे 340, क्योंकि यहाँ पे 340 मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ, एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। हालांकि मेजोरिटी ऑफ टाइम मोड को तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास टेक्स्ट कॉलम होता है, और न्यूमेरिकल कॉलम होता है तो मीन और मीडियन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। पूरे कॉलम पे अप्लाई करता हूँ। अभी किसी, जब अपन डेटा फ्रेम पे होंगे तो किसी पर्टिकुलर पार्ट पे भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे पूरा वो एक्सेल काम के लिए ये सारी वो चीजें हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो अपन इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है अपन ने जो स्टैटिस्टिक्स में चीजें देखी थी, एक तो हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए एसटीडी लगाना पड़ता है अपने को, बाकी मैनुअल कोई कैलकुलेशन नहीं करना, बस सेल्स डॉट एसटीडी कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेता है। जैसे इसने 256 यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ये वी ए आर क्या हो सकता है यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में, वेरिएंस। अपन एक वेरिएंस देखा था कि वेरिएंस को, इसका एक्चुअल में कोई यूज तो इतना रहेगा नहीं, इसको स्क्वायर रूट कर देते हैं तो अपने को ये मिल जाता है, तो वेरिएंस हो गया। काउंट ये नंपाई में नहीं था बट यहाँ पे रहता है। काउंट बेसिकली यहाँ पे काउंटिंग करते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसने 7 काउंट कर लिया। किनको, वैल्यूज को, कितनी वैल्यूज हैं वहाँ पे। हालांकि जितनी वैल्यूज होंगी उतने इंडेक्स भी होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस और काउंट। अब फिर जब पाइथन पे मैनुअली अपने को IQR कैलकुलेट करना होता है, तो उसके लिए Q1 और Q3 की वैल्यू चाहिए होती है, क्वार्टर्स की। तो यहाँ पे फिर क्वांटाइल करके एक मेथड होती है,
इसका यूज करके अपन क्वार्टर्स ढूंढ सकते हैं। जैसे 0.25 करेंगे तो अपने को 25th परसेंटाइल मिलता है, जो कि बेसिकली यहाँ पे क्वार्टाइल कह सकते हो। क्वांटाइल की वैल्यू निकालेगा, क्वार्टर 3 की वैल्यू चाहिए तो 0.75 क्वांटाइल लिखना पड़ता है। ठीक है, ये सारी हो गई इंडिविजुअल सीरीज वैल्यूज। यहाँ पे इतना कुछ इंडिविजुअली करने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे एक सिंगल मेथड है जो ये सब कुछ कर देती है आपके लिए। यहाँ पे सेल्स डॉट डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब होता है यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल कॉलम को जितना डिटेल में आप स्टैटिस्टिकली डिस्क्राइब कर सकते हो उतना कर देता है। इसमें आप देखो ये क्या क्या चीजें जनरेट करके देता है आपको। इसने एक एक ही बार में अपने को ये सारे फंक्शन लगा के दे दिए। सबसे पहला काउंट लगा के दे दिया कि इस सीरीज में एग्जैक्टली 7 क्वांटिटीज है। मीन निकाल के दे दिया। स्टैंडर्ड डिविएशन जो अपन ने कैलकुलेट किया, तो ये हो गया उसका काउंटिंग, ये हो गया उसका एवरेज और स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब मिनिमम वैल्यू, फिर उसके बाद वाला 25th, फिर 50th परसेंटाइल जो कि बेसिकली मीडियन है, 75th और मैक्सिमम वैल्यू। तो काइंड ऑफ एक पूरी समरी क्रिएट कर देता है एक न्यूमेरिकल कॉलम की, जितनी भी डिटेल अपन देखना चाहते हैं। ठीक, करेक्ट डिस्क्राइब। अब जो अपन नेक्स्ट देखते हैं, आपको np डॉट वेयर क्लियर है? np डॉट वेयर अपन ने यूज किया था numpy में, एक इफ फंक्शन की तरह काम करेगा। यहाँ पे अपन ने वो एरे पे किया था, यहाँ पे अपन डायरेक्टली सीरीज पे भी उसको एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अपने पास इसे यूज करने के लिए सबसे पहले तो इम्पोर्ट numpy कर लिया, फिर जो सेल्स है अभी करंट वाली उसको देखा, और फिर numpy के वेयर को अपने अप्लाई किया कि np डॉट वेयर जहाँ पे भी सेल्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500 है, उस जगह पे गुड लिख देना, नहीं तो फिर बैड कर देना। ठीक है, और फिर उसे असाइन कर दिया ए पे। ए बाय डिफॉल्ट तो एक एरे बनता है, क्योंकि np डॉट एरे आउटपुट में अपने को एक एरे देगा। बट जैसे उस एरे को अपन ने कन्वर्ट करा एक pd डॉट सीरीज में, तो अपने को ये इस तरीके से दिख जाएगा। हो गया। इसके आउटपुट को आप चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कि जो भी 500 के अबव थी वो सब उसने कन्वर्ट कर दी इसमें गुड पे। जैसे ये अबव थी तो ये गुड, ये दोनों नहीं थी तो ये दोनों बैड, और बाकी दोनों गुड, और फिर बाकी के बैड। ठीक है। आ, वो सामने जब अपन डेटा फ्रेम, क्योंकि अलग अलग प्रिंट करें ना, इसने प्रिंट कर दिया, और फिर जब ये प्रिंट हो गया उसके बाद फिर ये वाला प्रिंट ये दिख रहा है आपको, इसलिए वो अलग अलग दिख रहा है। अब यहाँ पे एक अप्लाई फंक्शन है, ये भी एक बहुत यूजफुल फंक्शन में से यहाँ पे एक है। और ये पूरा का पूरा एग्जिट क्या है, ये मैप फंक्शन है। मैप फंक्शन आप लोगों ने देखा है, मैप फंक्शन क्या करता है यहाँ पे, पाइथन का मैप फंक्शन क्या है, एक लिस्ट पे एक कस्टम फंक्शन को अप्लाई करता है। मतलब अपन ने एक मैप फंक्शन को देखा था कि अपने पास एक लिस्ट है, और उसमें अपन एक कस्टम फंक्शन को क्या कर सकते हैं, हर एक वैल्यू पे अप्लाई कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं। तो इसको देना रहता है एक फंक्शन, और एक लिस्ट देना रहता है। अपन ये नहीं देखा था कि एक फंक्शन है, मान लो एक फंक्शन है स्क्वायर निकालने का,
और एक लिस्ट है ऑफ नंबर। तो ये मैप फंक्शन क्या करेगा, स्क्वायर निकालने वाले फंक्शन को लेगा और एक लिस्ट लेगा, और लिस्ट के पहले वाले एलिमेंट पे स्क्वायर फंक्शन को लगाएगा और उसका स्क्वायर निकाल के दे देता है। ऑनलाइन ऋतिक है। ठीक है, याद है कि भूल गए वाला? याद है ना, मैप फंक्शन। ठीक है, दूसरे पे मैप करेगा और फिर दूसरे का आउटपुट दे देगा, फिर तीसरे पे मैप करेगा फंक्शन को और इसको एज ए इनपुट लेके इसको प्रोसेस करेगा और फिर इसका आउटपुट। यही काम एग्जैक्टली यही सेम काम करने के लिए अप्लाई फंक्शन। या फिर आप यूँ समझो कि आपके पास एक कॉलम है और इस कॉलम पे हर एक वैल्यू पे आपको एक कस्टम फंक्शन को अप्लाई करना है और उसके आउटपुट का एक और कॉलम बनाना है। तो डायरेक्टली अपन अप्लाई फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अपने पास ये सीरीज है, ठीक है, ये जो ऊपर बनाई थी सेम वही सीरीज है, जिसमें कुछ वैल्यू 500 के ऊपर है, कुछ 200 के पास है, कुछ 900 के पास है। एनपी डॉट वेयर में अपन ने हाई और लो तो कर दिया, ठीक है, या गुड और बैड, बट कभी आपको तीन वैल्यू पे करना रहता हो कि कौन सी हाई है, कौन सी मीडियम है, कौन सी लो है। तो इस काम को अचीव करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन लिख सकते हैं। एक ऐसा फंक्शन जो एक अमाउंट आपसे ले, और अमाउंट कौन सा, स्पेसिफिकली ये वाला, इसको इस फंक्शन की बॉडी के थ्रू गो थ्रू कराए और एक चीज रिटर्न करे, वो क्या है, हाई, मिड या लो। तो अपने को एक फंक्शन की बॉडी चाहिए रहेगी। ठीक है, इस फंक्शन को अपन नीचे क्रिएट कर सकते हैं। से यहाँ पे अपन ने करी कि डिफाइन किया एक फंक्शन फाइंड कैटेगरी नाम से, और इस फाइंड कैटेगरी फंक्शन को इस तरीके से बनाया कि एक अमाउंट इनपुट पे लेता है और फिर उसके बेसिस पे इफ फंक्शन को लगाता है कि इफ अगर अमाउंट 400 से कम होता है तो वो लो रिटर्न कर देगा, एलिफ अमाउंट अगर लेस देन 700 होता है तो मिड रिटर्न कर देगा, और इवन 700 से अबव भी चला गया तो एल्स पे ऑटोमेटिकली हाई रिटर्न कर देगा। तो ये अपना वो फंक्शन है जो अमाउंट इनपुट लेगा, इसे प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद एक रिटर्न करेगा, लो, हाई या मिड करके कोई वैल्यू। ठीक है, अब अपने पास डेटा में क्या क्या है, अपने पास एक सीरीज है, एक फंक्शन है। तो ये दोनों डेटा आ गया, एक लिस्ट भी आ गई और एक फंक्शन भी आ गया। और लास्ट में अपन इसको इस तरीके से लिख देते हैं, किस तरीके से, एक सीरीज ली और इस पे अप्लाई कर दिया इस फंक्शन को। तो डॉट अप्लाई करके फंक्शन का नेम लिखा। अब ये अप्लाई मेथड करेगी क्या, इस पूरी लिस्ट में सबसे पहले 580 को उठाएगी, उसे इसको इनपुट देगी इस फंक्शन को, ये फंक्शन इसके थ्रू जाएगा और ये मिड को रिटर्न कर देगा, और वो जो रिटर्न करेगा वो उसकी एक नई सीरीज में वो लिख देगा यहाँ पे। तो अपन इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया, 500 को मिड पे डाल दिया, ये 3 और 200 के आसपास वाले को लो पे डाल दिया और इसको हाई पे डाल दिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपनी सीरीज से कस्टम फंक्शन हर एक वैल्यू पे अप्लाई कर दिया। इसको करके देखो, अप्लाई मेथड को, फंक्शन को। ठीक है, अगर आपने बेस पाइथन में कुछ कुछ चीजें मिस करी है ना, तो वो थोड़ी ना थोड़ी प्रॉब्लम देगी आगे जाके, क्योंकि यहाँ पे अपन ने हर चीज बेस की इस्तेमाल करी है। अपन ने इफ, एलिफ, एल्स फंक्शन को डिफाइन करना, मैप फंक्शन, करेक्ट फंक्शन को यूज करना, तो वो हर एक चीज बेस से ही आ रही है यहाँ पे।
हम्म। हाँ ये तो मिलेगा, अभी तो अपन बस मैनुअली बना के देख रहे हैं। हाँ ऐसे ही इसको इस्तेमाल करने का तरीका यही रहेगा। बस डेटा अपन कहीं से खुद से नहीं लिखेंगे आगे जाके। बस ये सीरीज जैसी कंप्लीट होगी अपन डेटा फ्रेम पे आ जाएंगे, और डेटा फ्रेम पे फिर अपन डेटा को डायरेक्टली फाइल से इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ समझने के लिए कि कैसे चीज़ों को अप्लाई करना है। अपन बेसिकली पूरा कोड कर रहे हैं सिर्फ अप्लाई के काम को समझने के लिए, अप्लाई करता कैसे काम। अप्लाई को काम करने के लिए एक फंक्शन भी चाहिए होता है, जो अपन इस फंक्शन को अप्लाई को देते हैं, और ये इस सीरीज में जाके एक एक वैल्यू पे अप्लाई कर देता है। अप्लाई फंक्शन को काम करने के लिए डिफाइन करना फंक्शन को जरूरी रहता है। हो गया। कर रहा है वर्क सबका। अब इसी जगह अपन लेमडा फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। लेमडा फंक्शन अब यहाँ पे अपने को एक्चुअल में यूज में आएगा उसका। लेमडा फंक्शन अपन ने देखा था स्टार्टिंग में कि लेमडा फंक्शन होते क्या है, बता सकते हो लेमडा फंक्शन क्या होता है? हाँ, अपन ने फंक्शन को डिफाइन किया था। अपन ने देखा था कि फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो पाइथन के पास रिकॉर्ड रहता है कि ये फंक्शन बना है। बट लेमडा फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मान लो अपने को वर्क कर रहे हैं अपन सेल्स में, और सेल्स में बस सिंपल सा टास्क है कि किसी पर्सन को अपने को 5% की सेल्स दिखाना था, फिर किसी को 10% की सेल्स देना है। अब इसके लिए अपने को एक एक सेल्स अमाउंट को जज करना रहेगा, तो उसके लिए अपन अप्लाई फंक्शन का यूज करेंगे। बट ये फंक्शन को डिफाइन करने जितना ये बड़ा है नहीं कि अपन एक अमाउंट लें, वो देखें कि वो 500 से कम का है तो 5% दे देंगे, 500 से ज़्यादा का है तो 10%। तो इसकी जगह अपन इधर पे लेमडा फंक्शन लिख देंगे। तो लेमडा फंक्शन का ना कोई नाम होगा ना कुछ। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया है कि सेल्स अमाउंट लिया और उस पर अप्लाई कर दिया, मतलब डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, कोई फंक्शन है ही नहीं अपने पास अभी। और अप्लाई के अंदर ही अपन ने फंक्शन को क्रिएट भी कर दिया, किसका यूज करके, लेमडा का। तो लेमडा का यूज किया, लेमडा को रिसीव करने के लिए एक अमाउंट नाम का वेरिएबल दिया। तो सेल्स वाले कॉलम से ये एक अमाउंट को लेगा इनपुट, और फिर एक सिंगल एक्सप्रेशन में अपन ने लिखा कि अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से। तो जितना भी आया उसे 0.05 से मल्टीप्लाई करेगा। बट ये कभी काम करेगा जब अपन एक इफ कंडीशन से गो थ्रू कराएंगे। और ये क्या लिखने का तरीका, एक टर्नरी ऑपरेटर का ये, कि इफ को लिखने का एक शॉर्टकट तरीका। तो अपन ने 5% दिया, मगर कब, इफ अमाउंट इज लेस देन 500, एल्स अमाउंट इंटू 0.10। तो इस तरीके से अपन ने ना तो फंक्शन बनाया, बट यहाँ पे चीज़ों को अचीव भी कर लिया। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट जो 500 से अबव था उसको 10% दिया, इसलिए यहाँ पे 56 आ गया। बट जो अमाउंट 500 से कम था, जैसे 34, तो उसको 10% नहीं दिया, उसको इसने 5% दिया, क्योंकि 17 है। क्योंकि 10% यहाँ पे $34 होता है, यहाँ पे सिर्फ $17 है। हाँ, तो भी सेम, अपन को बस ये फंक्शन ऊपर डिफाइन करना पड़ता। अपने को यहाँ पे ऐसे डेफ करते, इसका कुछ नाम सोचना पड़ता, इसको अमाउंट देते, अमाउंट देने के बाद इफ कंडीशन चेक करते एग्जैक्टली सेम कि इफ अमाउंट इज लेस देन 500, देन रिटर्न लगाते क्या, कि जो भी अमाउंट है उसे मल्टीप्लाई किया 0.05 से।
फिर एल्स में रिटर्न करते अमाउंट इंटू 0.10, और फिर ये जो नीचे जब अप्लाई लिखते हैं तो फिर वो जो नाम अपन ने यहाँ पे रखा था वो यहाँ पे रखना पड़ता। हाँ, तो ये शॉर्ट करा अपन ने बेसिक पाइथन में जितना भी सीखा है उसको बहुत शॉर्ट में एक ही लाइन में लिखा है। अपन ने फंक्शन भी इसी लाइन में बनाया, अपन ने अप्लाई भी किसी लाइन में किया, एरे को भी इसी लाइन में इस्तेमाल किया, इफ कंडीशंस को भी इसी लाइन में यूज किया। हाँ, तो ऐसा रहता है कि अपने हिसाब से रहता है पूरी। अपने हिसाब से रहता है, जैसा जिसको कंफर्टेबल रहे। हाँ। बस एट द एंड काम होना चाहिए, बस ये रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे अपना जितना भी अपन सीरीज पे काम करते हैं इतना ही रहता है सीरीज पे काम। हाँ, प्रिंट यूज करते हो तो यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ पे रिटर्न वैल्यू ही यूज कर पाएंगे। प्रिंट कर दिया ना, तो यहाँ पे अपन ने देखा फंक्शन जब प्रिंट करता है तो फंक्शन इंटरनली कुछ ना कुछ तो रिटर्न करता है, और जब वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो वो क्या रिटर्न करता है फिर, वो एक नन वैल्यू रिटर्न करता है। इसलिए अपन ने देखा था ना, सम किया था, सम फंक्शन उसे ऐड किया था तो उसने बोला था कि नन टाइप को अपन ऐड नहीं कर सकते। तब देखा था कि अगर फंक्शन में अपन प्रिंट करते हैं और कोई रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखा वहां पे, तो स्टिल वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, वो करता है एक नन ऑब्जेक्ट। और नन ऑब्जेक्ट करोगे तो यहाँ पे नल हो जाएगा, हर पूरी सीरीज आपकी नल हो जाएगी। तो अपन जो चाह रहे हैं कि वो नंबर लिखा है तो वह नंबर की जगह सब एन एन दिखेगा। अब ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी अपना जितना भी सीरीज था वो खत्म होता है। अब अपन डायरेक्टली डेटा फ्रेम पे काम करेंगे। और डेटा फ्रेम के लिए अब अपन मैनुअली बना नहीं सकते, क्योंकि डेटा फ्रेम बहुत लार्ज बनाने रहेंगे, अपन खुद से एंटर नहीं कर सकते। तो अपन डेटा कहाँ से लाएंगे, डायरेक्टली फाइल से लाएंगे। तो यहाँ पे अपन वो सारी चीजें देखेंगे कि डेटा अपन कहाँ कहाँ से ला सकते हैं। जैसे इसमें अपन फाइल्स देख लेंगे, CSV से लाना, एक्सेल से लाना। अपन ने माई स्क्वेल सीखा है तो यहाँ पे अब इस्तेमाल करेंगे कि माई स्क्वेल से जितना भी सर्वर से पाइथन को कनेक्ट करके वहां से डेटा पाइथन पे लेके आएंगे, फिर उस पर वर्क करेंगे। और एक ऐड कर दिए, गूगल शीट पे अगर डेटा हुआ तो वहां से कैसे लाते हैं, मतलब ऑनलाइन भी अपन डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहले सिंपलेस्ट वर्जन देखते हैं यहाँ पे, CSV फाइल में होना। अब आपको क्लियर है कि अपन ने स्टार्टिंग में एक फोल्डर बनाया है पाइथन का, और अपनी जो कोडिंग वाली फाइल है वो एग्जैक्टली उसी फोल्डर के अंदर है। तो अब अपने को इस फाइल से डेटा को इधर पे पाइथन पे लाना है, तो अपने को मेक श्योर करना पड़ता है कि अपना जो डेटा फाइल है वो भी उसी फोल्डर के अंदर होना चाहिए। ठीक है। तो अपन एक डेटा फाइल को लोड करके देखते हैं। आप सभी के पास store.csv रखा हुआ है जो अपन ने अभी एक्सेल में इस्तेमाल किया। अगर नहीं है तो फिर उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हो, पाइथन क्लास फाइल से या फिर डेटा सेट से। जैसे, हाँ, और उसे कॉपी करके एग्जैक्टली उसी फोल्डर में रख दो जहाँ पे अपन ने पाइथन के काम कर। तो आपको जहाँ पे भी वो है उसे कॉपी करना रहेगा और इसी फोल्डर के अंदर रखना है। हालांकि अगर ऑनलाइन क्लास पाइथन क्लास फाइल में जाओगे तो उसमें भी सब सारे डेटा सेट्स हैं इसके। तो जैसे अब आप देख सकते हो कि ये CSV फाइल उसी फोल्डर के अंदर है जिसके अंदर ये मेरा पार्ट 10 पांडास फाइल है। तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम फोल्डर के अंदर है। हाँ, हालांकि अपन उसके भी देखेंगे, बट ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो जो फोल्डर है, इसको फोल्डर की जगह वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं, जहाँ पे अपना बेसिकली वर्क हो रहा है। कोई भी जो वेब डेवलप कर रहा है या फिर कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो सब एक फोल्डर के अंदर ही किया जाता है वो सब कुछ। हाँ, जितना भी अब सीरीज पे देखा है ना वो सब अपन इस पे देखेंगे। कर लिया इतना सेटअप, कर लो आराम से। डाउनलोड को, वो जो फाइल डाउनलोड हुई है ना store.csv, उसे कॉपी पेस्ट करके वहां डाल दो जहाँ आपका पाइथन का फोल्डर है।
हो गया सभी का? स्टार्टिंग फोल्डर बनाए। हाँ, सेम उस पे जिस पे अभी करंट वाली फाइल होनी चाहिए, जिसमें पांडास वाली, जिस पे आप काम कर रहे हो। अब अपन तो कोड वाली फाइल के अंदर है, अपने को समझ पता कैसे करेंगे कि अपनी फाइल लोड हुई या नहीं हुई? तो उसके दो तरीके हैं। एक तो अपन इस फोल्डर वाली बटन पे जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अपनी फाइल और ये सीएसवी फाइल, ये दोनों यहाँ पे दिख रही हैं, तो अपना काम हो सकता है। या फिर कोड में रहते रहते भी अपन कर सकते हैं। अपने पास एक फंक्शन है, लिस्ट डायरेक्टरी, लिस्ट डीआईआर। इसका काम होता है कि अपन जिस प्रेजेंट अपनी जो कोड वाली फाइल है, जिस करंट फोल्डर के अंदर है, उसकी सारी फाइल्स को वो लिस्ट कर देती है एक लिस्ट के फॉर्म में। बट ये जो फंक्शन है, ये पाइथन में लिखा गया है ओएस करके मॉड्यूल के अंदर। तो अपने को उसको यूज करने के लिए इंपोर्ट ओएस करना पड़ेगा, और फिर ओएस में लिस्ट डायरेक्टरी वाले फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। तो इसको रन किया तो इसने आपको एक लिस्ट दे दी। आप देख सकते हो लिस्ट में आखिरी में स्टोर डॉट सीएसवी है, ये सारी फाइल की एक लिस्ट है। ठीक है, तो इससे अपन इसे कंफर्म कर सकते हैं कि अपने पास है। और अगर ये नहीं करना, तो सिर्फ और सिर्फ जुपिटर में ये काम करेगा, बेस पाइथन में काम नहीं करता। एक एलएस करके कमांड होती है, ये बेसिकली एलएस जुपिटर की भी नहीं है, ये लिनक्स की है। लिनक्स में एलएस करते हैं टर्मिनल पे, तो करंट फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स को लिस्ट कर देता है। तो सिर्फ एलएस लिख के खाली अगर आप रन कर देते हो, तो वो और भी डिटेल दे देता है आपको। इस डिटेल को रीड करके देखो आप क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जिस करंट डायरेक्टरी पे आप काम कर रहे हो उसका पूरा फुल पाथ है, कौन सी फाइल कब बनी थी, कितने बजे मॉडिफाई हुई थी, कितना स्टोरेज है, ये हर एक डिटेल्स आपको दे देता है। बस इसमें अपना काम है इस फाइल का नेम ढूंढना, स्टोर डॉट सी एस। और कभी कभी फाइल के नेम अगर बड़े और कॉम्प्लेक्स होना तो यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, तो यहाँ से कॉपी कर लो। और फाइल्स के पूरे नेम इस्तेमाल करने चाहिए, मतलब स्टोर डॉट सी एस वी है तो स्टोर डॉट सी एस वी लिखना रहेगा उसका नाम। ठीक है। ओएस एक लाइब्रेरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अपने पास फाइल का नेम आने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, पाइथन में मतलब पांडास के अंदर एक फंक्शन है, उसे यूज करेंगे, रीड सीएसवी फंक्शन। रीड सीएसवी को वो नाम देना रहेगा, स्टोर डॉट सीएसवी। एरर कौन सी लाइन में आ रहा है? एरर का मैसेज क्या है, उसने सबसे आखिरी लाइन में क्या लिख के रखा है आपको? अच्छा, नो सच फाइल है, तो फिर ये स्टोर की स्पेलिंग गलत है, या फिर उस फोल्डर में अभी है नहीं वो वाली फाइल। हाँ, तो ये एलएस करके दिख रही है वो वाली फाइल। एलएस करने के बाद अगर दिख रही है यहाँ पे, तो आपने लिखा क्या है, स्टोर डॉट सीएसवी लिखा है कि सिर्फ स्टोर लिखा है? हाँ, कॉपी तो किया, बट आपका कोड ऐसा दिख रहा है क्या? एग्जैक्टली ऐसा। हाँ। तब जो फाइल आपने अपलोड कर रखी था उसके हाँ, गिटहब पे। एक पार्ट आपने डाउनलोड करके इसका तो किया। अच्छा। तो जो कोड लिखा हुआ है ऐसे नहीं लिखा सेम। अच्छा, तो ये तो रन हो जाना चाहिए अगर सेम फोल्डर में है तो फिर हो सकता है आपका जो ये है। आप एलएस करके देखो, एलएस वाली को रन करो, इसमें चेक करो। दिख रही है? तो फिर तो हो जाना चाहिए। एक बार टर्न करना थोड़ा जूम करके। कोड दिखा दो बस। हाँ, स्टोर डॉट सी एस ये तो हो जाएगा। इसमें आपको फाइल चेक करनी पड़ेगी, फाइल है कि नहीं है। हाँ। बाकी सबका हो रहा है।